यूरोप वर्षों से चाइना के साथ काम करना चाहता था। अब यूरोप चीन के खतरे के प्रति जाग रहा है, लेकिन जर्मनी अभी भी अपनी सुरक्षा की कीमत पर व्यापार करना चाहता है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इनकॉग्नी उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। इसलिए यूरोप में बहुत से लोग वास्तव में मानते थे कि अगर चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया गया तो शांति और लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। यूरोप में बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि मेयोनेज़ फ्रेंच फ्राइज के लिए एक उपयुक्त डिपिंग सॉस है, इसलिए शायद हमें उनकी राय को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यूरोपीय नेताओं ने दशकों से चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि चीन को जोखिम के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन तब से चीजें बदल गई हैं। यूक्रेन के आक्रमण ने साबित कर दिया कि सत्तावादी शासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसे पता था? आगे आप मुझे बताएंगे कि आपको कच्चा चिकन नहीं खाना चाहिए या कुत्तों को चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए। इस सभी अस्पष्ट ज्ञान पर किसी को कैसे नजर रखनी चाहिए? अब यूरोप रूस के साथ साथ चीन पर भी अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले से ही यूरोप चीन पर कड़ी नजर रख रहा था। 2019 के बाद से यूरोपीय संघ ने आधिकारिक तौर पर चीन को एक भागीदार, एक आर्थिक प्रतियोगी और प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना है, तो वे उन्मादी है। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया इतनी नाटकीय है। देश मूल रूप से किशोर लड़कियां हैं जो एक दूसरे के चेहरे के अनुकूल व्यवहार करती हैं, लेकिन अपनी पीठ पीछे कचरा बोलती हैं। लेकिन यूरोपीय संघ की विदेश नीति सेवा का कहना है कि बीजिंग को अब मुख्य रूप से एक प्रतियोगी के रूप में माना जाना चाहिए जो विश्व व्यवस्था की एक वैकल्पिक दृष्टि को बढ़ावा दे रहा है। कोई मजाक नहीं, मैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पहले से ही चेतावनी दे रहा था कि यह अच्छा था। शेख ही बघाड़ने के लिए नहीं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो मैं करता हूं वो अच्छी नहीं है अभी तक। प्रतिस्पर्धी योडली मुख्यधारा में जाएगी। आप देखेंगे कई यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख की तरह मानते हैं कि यूरोपीय देशों को नई आर्थिक निर्भरता बनाने से बचना होगा, लेकिन यूरोपीय संघ के नेता उस मोर्चे पर एकजुट नहीं है। जर्मनी एक गले में खराश की तरह खड़ा है क्योंकि यह चीनी बाजार पर बहुत निर्भर है। कौन अनुमान लगा सकता था कि जर्मनी कुछ ऐसा करेगा जिससे शेष यूरोप परेशान होगा? मेरा मतलब है, मैं केवल 2 बार सोच सकता हूं जो पहले हुआ था। जर्मनी के संघीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार चीन पिछले 6 वर्षों में जर्मनी का मुख्य व्यापारिक भागीदार रहा है। चीन एक बहुत ही आकर्षक बाजार है, खासकर जर्मन कारों के लिए। रोडियम ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जर्मनी चीन में यूरोप के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आधा हिस्सा बनाता है। कार निर्माता वोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज और रासायनिक कंपनी BASF जैसे जर्मन दिग्गजों ने अकेले यूरोप के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 1/3 हिस्सा बनाया। यार, किसने सोचा होगा कि नाजियों के लिए वाहन बनाने वाली कार कंपनियां मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले एक सत्तावादी शासन के साथ व्यापार करने में सहज होंगी? आगे आप मुझे बताने वाले हैं टैको बेल स्टोन वाले लोगों को दोपहर 1 बजे खाना बेचने में सहज है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की बहुत बड़ी पैरोकार रही है, ठीक वैसे ही जैसे रूस के साथ होता है। उसने चीन से अलग होने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह जर्मनी के लिए बहुत हानिकारक होगा अगर केवल उन्होंने खुद को उस स्थिति में पहली जगह में नहीं रखा। मेयोनेज में फ्राई डुबोने के बाद से चीन के साथ काम करना एक यूरोपीय के लिए सबसे खराब विचार है। कई लोग आशान्वित थे कि जर्मनी वर्तमान जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के तहत बदल जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। जब तक YouTube ने हमें आयु प्रतिबंधित नहीं किया, जैसा कि उन्होंने यूके पर हमारी कहानी के साथ किया, विदेश नीति के बारे में बात करना जाहिर तौर पर बच्चों के लिए बहुत अनुचित है। जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज कार्यालय में आए तो उनके प्रशासन ने कुछ मिश्रित संकेत दिए। सबसे पहले उन्होंने चीनी नेता शी जिनपिंग से कहा कि वह मानवाधिकारों या हांगकांग का उल्लेख किए बिना चीन के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहते हैं।
स्कोज ने यह भी आशा व्यक्त की कि यूरोपीय संघ चीन निवेश समझौता, जिस पर मर्केल ने जोर दिया था, वह जल्द से जल्द प्रभावी हो सकता है, भले ही मानवाधिकारों की चिंताओं के कारण इसमें देरी हुई हो। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ऐसा लग रहा था कि कम से कम पहली नज़र में स्कोज थोड़ा कठिन हो गया। उन्होंने कहा, चीन की आर्थिक शक्ति को जर्मनी को जिंजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करने से नहीं रोकना चाहिए और जर्मन कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए और अधिक करना चाहिए। जर्मनी के आर्थिक मंत्री का कहना है कि जर्मनी एक नई चीन व्यापार नीति तैयार कर रहा है जो निर्भरता को कम करेगी और व्यापार सौदों में और अधिक भोलेपन की प्रतिज्ञा नहीं करेगी। मंत्री ने कथित तौर पर चीन के साथ व्यापार को कम आकर्षक बनाने के लिए नए उपायों पर भी विचार किया, क्योंकि जाहिर तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन पर्याप्त आकर्षक नहीं था। तो फिर शायद यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि यह अभी भी जर्मनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बीच जर्मनी के विदेश मंत्री का कहना है कि जर्मनी को अपनी रूस की नीतिगत गलतियों से सीखना चाहिए और इसे चीन के साथ लेना चाहिए। अच्छा लगता है, लेकिन स्कोज खुद वो सारा चीनी पैसा नहीं छोड़ना चाहता। पश्चिमी नेता और चीनी पैसा। ब्रोकबैक माउंटेन के बाद से सबसे वर्जित प्रेम कहानी। मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ सकता? स्कोज का जवाब चीन पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना है। उनके अनुसार चीन से अलग होना गलत उत्तर है। जर्मनी को चीन के साथ व्यापार करना जारी रखना चाहिए। वास्तव में वो चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं। कई जर्मन कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए चीन को श्रेय देते हैं। इसलिए चीन से नाता तोड़ने के बजाय स्कोज कह रहे हैं कि उन्हें चीन के साथ रहना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को भी देखना शुरू कर देना चाहिए। मैं एक बार के बारे में नहीं सोच सकता जब एक जोड़े ने खुले रिश्ते का फैसला किया और इससे कोई अन्य समस्या नहीं हुई। आप जानते हैं कि यह एक भयानक विचार है, क्योंकि चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया इसकी प्रशंसा कर रहा है। जर्मनी में बहुत से लोग चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, हैम्बर्ग का बंदरगाह जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे दुनिया के लिए देश का प्रवेश द्वार माना जाता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह चीन का प्रवेश द्वार है, जो बंदरगाह का सबसे बड़ा ग्राहक है। ऐसा भी होता है जहां शोल्ज महापौर हुआ करते थे। और मैं यह जानने के लिए काफी समय से समाचारों को कवर कर रहा हूं कि जब भी आप किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि ऐसा ही होता है, इसका वास्तव में अर्थ है, क्योंकि यह निश्चित रूप से है। चीनी शिपिंग दिग्गज कॉस्को को हैम्बर्ग पोर्ट के 3 टर्मिनलों में से एक में 24.9% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी गई थी। माना जाता है कि अनुमोदित निवेश प्रबंधन या रणनीतिक निर्णयों में कॉस्को को कोई अधिकार नहीं देता है, लेकिन जर्मन विदेश मंत्रालय समझ में आता है, यह देखते हुए कि कॉस्को चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी चाइना कॉस्को शिपिंग कॉरपोरेशन की हांगकांग सूचीबद्ध सहायक कंपनी है। वो कंपनी की सहायक कंपनियां चीन की नौसेना को सीधा सहयोग प्रदान करती हैं। कॉस्को पहले से ही रॉटरडैम और एंटवर्प में यूरोप के 2 सबसे बड़े बंदरगाहों में हिस्सेदारी का मालिक है। एथेंस के पास परेस के बंदरगाह को नियंत्रित करता है और डुइसबर्ग में विस्तार करने की योजना है, जहां रुहर और राइन नदियां मिलती हैं। इसलिए चीनी पैसा भले ही पेड़ों पर न उगे, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। स्कोज का अपना राजनीतिक गठबंधन ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट बिक्री पर विभाजित हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए कितना खतरा होगा। और फिर भी जर्मन क्षेत्रीय सार्वजनिक प्रसारकों की एक जांच में पाया गया कि ग्रीन्स के कुलपति सहित 6 संघीय मंत्रालयों की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए स्कोज ने चीन का समर्थन किया। मुझे लगता है कि प्यार आखिर अंधा होता है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। ओलाफ स्कोज ने जोर देकर कहा कि जर्मनी चीन से अलग नहीं होगा। दरअसल उनकी चांसलरशिप के तहत चीन पर जर्मन निर्भरता जबरदस्त गति से बढ़ रही है। नवंबर में स्कोज एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिनों के लिए चीन का दौरा करेंगे, जिससे वो महामारी की शुरुआत के बाद से G7 में चीन का दौरा करने वाले पहले नेता बन जाएंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वोक्सवैगन जैसे कार निर्माता उनके प्रतिनिधिमंडल में हैं। जल्द ही चीन पर निर्भरता कम करने को लेकर किसी को चिंता नहीं दिख रही है। जर्मनी चीन को उसी तरह देखता है जैसे शराबी टकीला को देखते हैं। समस्या क्या है? वे मुझे और मजेदार बनाते हैं। वास्तव में जर्मनी का तेजी से निवेश विनिर्माण यूरोप से चीन की ओर बढ़ रहा है। जर्मनी के उद्योग कहते हैं, चीन का एक सामान्य रोकथाम या डीकपलिंग एक विकल्प नहीं है। यह खतरनाक है, क्योंकि चीन पहले ही दिखा चुका है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी पर लीवरेज का इस्तेमाल करेगा। जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख के अनुसार जर्मनी के व्यापारिक समुदाय में अभी भी बहुत विश्वास और भोलापन है।
मुझे लगता है कि चीन के अलावा जर्मनी के अन्य सबसे बड़े उद्यम फ्लोरिडा में स्वैम्पलैंड खरीद रहे हैं और नाइजीरियाई राजकुमारों की मदद कर रहे हैं। यहाँ चुनौतियों में से एक यह है कि अगर जर्मनी ताइवान पर हमला करता है तो शायद बीजिंग पर सख्त नहीं होगा। सौभाग्य से जर्मनी में हर कोई ऐसा नहीं सोचता। आइए उम्मीद करते हैं कि जर्मनी विश्व युद्ध शुरू करने के लिए किसी अन्य सत्तावादी को सक्षम नहीं करेगा। मेरा मतलब है जर्मनी 3 हमले और आप बाहर है। और यह एपिसोड गुप्त द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो बड़ी संख्या में कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपकी क्रेडिट कार्ड की जानकारी और बहुत कुछ। इसलिए मैंने गुप्त के लिए साइन अप किया है। जब मैंने इस साल फरवरी में साइन अप किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। तब से यह संख्या बढ़कर 134 हो गई है और इसका मतलब है कि कंपनियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी खरीद और बेच रही हैं। जाहिर है, नैतिक आक्रोश है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इन कंपनियों को हैक किया जा सकता है और चीन या रूस या यहां तक जर्मनी में यादृच्छिक लोगों द्वारा मेरा डेटा चुराया जा सकता है। इस वर्ष डेटा उल्लंघनों में वृद्धि हो रही है, जिसका अर्थ है कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी पहले से कहीं अधिक जोखिम में है। सौभाग्य से गुप्त इन कंपनियों को मेरा डेटा हटाने के लिए मजबूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। गुप्त बस इसे संभालता है, इसलिए मैं आपको अपने लिए गुप्त रखने की सलाह देता हूं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। गुप्त के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से बाहर निकालें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।